हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमने आरजेएस पीवाईक्यू एक्सप्रेस अपनी लाइव वीडियो क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम आपको आरजेएस की पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं और इस पूरी सीरीज का एक ही मकसद है कि आपको ये पता चल सके कि हर एक्ट में से वो कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए, जहां पर आपको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, और वो कौन सा एरिया है जिसको या तो आप स्किप कर सकते हो या फिर जिसको आप बहुत लाइटली ले सकते हो। ये जो सीरीज है हमने 23 जून से स्टार्ट की थी। इसमें अभी तक हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं कवर कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए, यहाँ पे हम चाहते तो ईयर वाइज भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि एक ईयर का पूरा एक पेपर उठाते उसको सॉल्व करते। लेकिन देखिए, वैसा करने से आपको क्या होता, आपको ये नहीं पता चल पाता कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है आपको कि हर ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जब कंबाइंड इफेक्ट जब आप देखोगे उन सारे पीवाईक्यूज का, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको कौन से एरिया को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देर करे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। अब देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अपन काम करते हैं, यहाँ पर हम क्लॉक को ऐड कर लेते हैं ताकि आप टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ओके, अपन 30 सेकंड का सब टाइम लेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मुझे लगता है कि 30 सेकंड का टाइम मोर देन इनफ है आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीवाईक्यूज। सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं एज यूजुअल 2013 का पेपर, क्योंकि हमने 2013 अपनी डेडलाइन सेट की थी। 2013 से लेके 2024 तक के हम सारे पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The Supreme Court has held the right to fly the national flag with respect and dignity is a fundamental right of every citizen within the meaning of Article 19(1)(a) of the Constitution of India in the case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala, Abhay Singh versus State of Uttar Pradesh, Union of India versus Naveen Jindal, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। देखो, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है 30 सेकंड का टाइम थोड़ा कम है आप लोगों के लिए। ऐसा करते हैं, 1 मिनट का टाइम ही आपके लिए ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू असेंबल पीसेबली, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। विद इन टाइम फ्रेम आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मिनट से ज्यादा समय आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लेना है, और ट्राई करना है कि विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन की रीडिंग भी कर लो और विद इन 30 सेकंड ही आप उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। ओके, लास्ट 20 सेकंड्स। जिन्होंने नहीं अभी तक आंसर टिक किया है, थोड़ा सा जल्दी अपना दिमाग चलाइए और देखिए कि कौन सा वो राइट है जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ओके, टाइम अप। देखिए, ये जो तीनों राइट है ये आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला जो अपना राइट है ना, पहले आर्टिकल 19 का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 300A।
तो अब ये राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो आपको कहां देखने को मिलेगा, आर्टिकल 300A के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर fundamental in the governance of the country. Option number 1, both the statements are true. Option number 2, both the statements are false. Option number 3, statement number 1 is true but statement number 2 is false. Option number 4, statement number 2 true but statement number 1 is false. Again बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ABCD भी पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो बिना कोई देर लगाए। ये 30 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड में तो आप ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लेकिन फिर भी अपन टाइम लेके चल रहे हैं 1 मिनट का। ओके, टाइम अप। अब देखिए, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग शॉर्ट में DPSP भी बोलते हो, ठीक है, ये जो है ना, इसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। अनलाइक फंडामेंटल राइट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। यानी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और अगर वो जो टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, क्योंकि जब आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप क्या करते हो, आर्टिकल 32 या 226 का इस्तेमाल करते हुए आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर DPSP को फुलफिल करने में गवर्नमेंट फेल हो गई है तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। ये वाला आपका स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट कि भाई आप कोर्ट में तो अप्रोच नहीं कर सकते, तो फिर DPSP का मतलब क्या है, क्यों ये दिए हुए? तो देखिए, ये DPSP सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए हुए हैं ताकि गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दी जाए कि आपको क्या क्या टारगेट अचीव करना है ना, गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे 3 क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और आप देखोगे कि तीनों के तीनों क्वेश्चन कहां से आए, आपके आर्टिकल 51A से पहले। 51A क्यों मैंने डेडलाइन दी, देखो 51A के अंदर आपके सामने क्या आते हैं, आपके सामने आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 51A तक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसलिए अपन एक डेडलाइन एक लिमिट सेट किए 51A की, कि देखते हैं 51A से पहले पहले के कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीनों जो क्वेश्चन आए वो कहां से आए, आपके 51A से पहले पहले। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं अपन 2015 के अंदर। In which of the following cases has the Supreme Court ruled that the members of the transgender community who are neither male nor female at the time of birth are recognized as third gender for the purpose of safeguarding and enforcing appropriately their fundamental and other legal, social, economic rights guaranteed under the Constitution? Option number 1, Ram Vilas Singh versus State of Bihar. Second, Lily Thomas versus Union of India. Third, National Legal Service Authority versus Union of India. And fourth, none of the above. Again, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लैंडमार्क जजमेंट है। देखो लैंडमार्क जजमेंट बोले जा रहे हैं, अब आप ये बोलोगे सर हर क्वेश्चन को आप बहुत इजी बोल रहे हो। इजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में इजी है। जो जजमेंट पूछे गए, इससे पहले अपन से पूछा गया था नवीन जिंदल वाला जजमेंट, वो भी लैंडमार्क जजमेंट था। ये वाला जजमेंट है वो भी लैंडमार्क है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को क्या बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, डुएबल है। अगर आपको बेसिक्स भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन के तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आई होप अभी तक आप लोगों ने करेक्ट आंसर सोच लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि थर्ड जेंडर भी एक हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ जेंडर है, थर्ड जेंडर, और उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, उनके भी सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल राइट्स है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21A providing for right to education was inserted in the constitution by first Constitution 86 Amendment Act 2002,
सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट 2003. थर्ड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003. फोर्थ ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001. ठीक है, राइट टू एजुकेशन कहां से आया था ये? क्विकली देखो, ये भी बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो मुझे लग रहा है अब अपन 1 मिनट जो है ज्यादा टाइमलाइन लेके चल रहे हो. मैं उम्मीद करता हूं अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, लाइव लेक्चर लिए हैं पीवाईक्यूज पे, सभी स्टूडेंट मोर और लेस 30 to 40 सेकंड के अंदर आंसर दे देते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन क्या करने वाले हैं, अपनी जो टाइम लिमिट है वो भी क्या रहेगी, 40 सेकंड्स. ठीक है, 40 सेकंड में अपन को सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्री के पर्सपेक्टिव से एक और जरूरी चीज होती है आपके सामने, वो है कि आपको अमेंडमेंट पता होने चाहिए. कुछ हैंडफुल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उनके अंदर क्या हुआ था. जैसे कि 24th अमेंडमेंट हो गया, 26, 27, 28, 29. उसके बाद आपके आते हैं 42, 44 अमेंडमेंट हो गया. फिर उसके बाद हमारा राइट टू एजुकेशन वाला आता है. फिर उसके बाद हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले आते हैं. फिर 99th अमेंडमेंट आता है आपके सामने. फिर आपके पास 100th अमेंडमेंट आता है. तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी अमेंडमेंट हुए सारे याद होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो आपको स्पेसिफिकली पता होने चाहिए थे कि उस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था और वो अमेंडमेंट कब आया है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वही 40 सेकंड का समय अपन लेने वाले हैं. नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट conducted against will of the person subjected to such test violates his right protected under Article 21 of the Constitution of India was held by Supreme Court in which of the following cases? First, Wakar and another versus State of UP. Second, Munna Kumar Upadhyay versus State of Andhra Pradesh. Third, Jagrup Singh versus State of Punjab. Fourth, Selvi and others versus State of Karnataka 2010. बहुत 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 ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. आपका टाइम अप हो चुका है. आई थिंक 1 मिनट 40 सेकंड पे अपन ने टाइमर ऑन किया था. आपका टाइम अप हो चुका है. ठीक है, हाँ, जैसा मैंने बोलता. देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. यहाँ पर बोला गया था कि आप अगर विदाउट परमिशन पॉलीग्राफ टेस्ट करते हो, नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हो, यानी कि इस तरीके का कोई भी टेस्ट करते हो विदाउट परमिशन, तो फिर वो करना अलाउड नहीं है. पहली चीज, ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है. उसके अलावा आर्टिकल 20 का भी वॉयलेशन है, जिसके अंदर आपको प्रोटेक्शन दी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो अगर आपको फोर्स किया जा रहा है ये टेस्ट लेने के लिए, तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है. और अगर ऐसा करके कोई भी एविडेंस इकट्ठा किया गया है तो फिर उस एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है. ओके, तो देखिए ये हमने 2015 वाले क्वेश्चंस भी कर लिए. फिर से हम देखेंगे कि तीनों जो क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल 51A से पहले के क्वेश्चन है, यानी कि 2 ईयर के हमने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं और दोनों ईयर में क्या हुआ है, आर्टिकल 51A से पहले ही आपको वहां पे आंसर्स क्वेश्चंस पूछ लिए गए. तो हमें एक चीज समझ में आ गई है 2 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आर्टिकल 51A तक जो आर्टिकल है सारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2016 के अंदर. ओके, which article of Constitution of India provides that the law declared by the Supreme Court of India shall be binding on all courts within the territory of India? Article 141, Article 139A, Article 140, Article 142. क्या इसका आंसर होने वाला है? अब देखिए, होता ना अपन जब किसी भी चीज को इतनी बार बार शॉर्टी से बोलते रहे ये तो हो गई, और अगली ही चीज उसकी जो है रिवर्स हो जाती है. तो यहाँ पे देखो 2 बार से क्या हो रहा है, 51A के अंदर आ रहे हैं और इस बार पहला ही क्वेश्चन उसके बाहर से पूछ लिया, है ना. तो कई बार ये हो जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ध्यान देना होता है आपको उन चीजों के ऊपर जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है बाकी आर्टिकल्स को आप इग्नोर करो, बाकी पोर्शन को इग्नोर करो. हाँ, उनको थोड़ा लाइटली ले सकते हो. देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल 141. तो आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी जजमेंट दिया है
कोई भी लॉ डिक्लेयर किया है तो वो जो लॉ है वो क्या होगा, सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स पे, यानी कि हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग है और लोअर जुडिशरी के ऊपर तो बिल्कुल बाइंडिंग होता है। और वहीं पर अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो भी बाइंडिंग होता है, लेकिन किन पर, उस हाई कोर्ट जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है। फॉर एग्जांपल राजस्थान हाई कोर्ट ने अगर कोई भी जजमेंट दिया है तो राजस्थान के अंदर जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग होगा। ओके, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 141। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग आर्टिकल 243ZH to 243ZT pertaining to cooperative society was inserted by 73rd amendment, 97th amendment, 93rd amendment, 95th amendment। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो आपका अमेंडमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसी से क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या इसका आंसर होने वाला है क्विकली? ओके, इसका जो आंसर होने वाला है, क्या आप लोगों ने गेस कर लिया इसका? इसका करेक्ट आंसर है 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट जो हमारा आया था 2011 के अंदर, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अब देखिए यहां पे दोनों ही क्वेश्चन आर्टिकल 51A के बाहर की लिस्ट से हैं। ठीक है, कहां से? आर्टिकल 51A की लिस्ट के बाहर से है। ओके, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला था, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी जहां जहां पर आर्टिकल को टच किया गया है, अदर आर्टिकल्स को, उस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2016 की भी पेपर सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं 2017 के ऊपर। The Supreme Court of India in the exercise of its jurisdiction may take such order as is necessary for doing complete justice in any case which power is such power is conferred by Article 141, 142, 32, 124। अगेन देखो पिछली बार भी जो पहला ही क्वेश्चन था वो भी सुप्रीम कोर्ट से आया था। ठीक है, जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है उनसे आया था, और ये वाला भी किससे आया है? जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखिए अभी भी हम करके आ रहे हैं कि 141 तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर किया तो बाइंडिंग है। 32 हमें पता है कि रिट जुरिसडिक्शन है। ठीक है, 124 हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया एज पर आर्टिकल 124। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल गया था 142। यानी कि देखो इन दो ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके हमें एक चीज समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी कौन से आर्टिकल? जहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया है वो वाले आर्टिकल। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो वाले आर्टिकल, और आई थिंक यहां पर ही हो गया। उसके बाद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ओके, पूरा ही कवर हो जाएगा इसके अंदर। यही पोर्शन जो इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जिस आर्टिकल के थ्रू आपने एस्टैब्लिश किया वो वाला आर्टिकल, उसके अलावा जुरिसडिक्शन वाला आर्टिकल। तो 124, 125 कैसे कर दिया मैंने? 124। ठीक है, 124 यहाँ पे होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में आपको ये दो चीजें पता याद रहनी चाहिए। एक तो आपका आर्टिकल 124, उसके बाद जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन दिए हुए हैं जैसे 132, 133, ठीक है, 134, 136, ठीक है, उसके बाद आपका 142 आ जाता है ना, 144 आ जाता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In which judgment Honorable Supreme Court has held right to privacy to be fundamental right? Subramaniam Swamy versus Union of India, Lok Prahari versus Union of India, Justice Sunanda Bhandare Foundation versus Union of India, Justice K.S. Puttaswamy and other versus Union of India। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 2017 में आया है और ये जजमेंट भी इसी के आसपास आया था। इसीलिए देखो एक चीज और हमें समझ में आई कि अगर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है तो हाल फिलहाल के ईयर में आया, 1-2 साल में, ठीक है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन का लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, वो आपको लास्ट 1-2 ईयर्स के कवर करने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसके अंदर दिक्कत आई होगी। इसको हम आधार कार्ड जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर अपने। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, किसके अंदर होती है एग्जीक्यूटिव पावर? देखो ऐसी तो कोई टर्म है नहीं, सॉरी ये तो होती है, लेकिन यहां पे आपने कभी ऐसी कुछ टर्म सुनी नहीं होगी। लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अलावा आपके पास ऑप्शन में क्या है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव हेड तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो यानी कि इनके अलावा ही कोई होने वाला है, या तो मिनिस्टर होने वाला, चीफ मिनिस्टर होंगे या फिर गवर्नर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर। और वहीं पे अगर अपन यूनियन की बात करें तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो हमारी यूनियन के यानी कि कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। उसके बाद 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल, एन एडवोकेट ऑफ 66 years of age, an advocate who has not practiced in such state, an advocate having 7 years of practice at bar, all of the above। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा है जो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी किसी को कोई इशू आया होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, जब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 10 years, तो यानी कि 7 year दिया हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वहां पे आपको इस आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी। अब जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर हमें ये चीज़ बताई हुई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है एडवोकेट जनरल के साथ। ओके, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the acts and regulations cannot be declared unconstitutional by High Court and Supreme Court? Acts and regulations concerning persons from scheduled caste and scheduled tribe, acts and regulations concerning Parliament and its members, acts and regulations enlisted in Schedule 8 of Constitution, acts and regulations enlisted in Schedule 9 of the Constitution। Again बहुत easy क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा easy क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन जो इससे पहले जैसे हमने कवर किया था उसके अलावा किसी और क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू आने वाला है ना। तो क्विकली बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका जो आंसर है 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल के अंदर जब भी कोई लॉ चला जाता है, ठीक है, किसी भी एक्ट को अगर पार्लियामेंट इस 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। यही 9th शेड्यूल का पर्पस था। लेकिन कुछ समय पहले एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि इवन अगर 9th शेड्यूल में आपने कोई भी एक्ट या रेगुलेशन डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन तब भी है, तब भी वो उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिसाइड कर सकता है। ओके, तो वो कौन सा जजमेंट है अगेन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज हमारे शेड्यूल 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए ऐड किया गया था ताकि शेड्यूल 9 के अंदर कोई भी अगर एक्ट डाल दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उस एक्ट का फिर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला है कि अगर आप शेड्यूल 9 के अंदर भी अगर कोई एक्ट को डाल देते हो फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकती है। ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A judge of High Court may, by writing under his hand, resign his office, to whom such resignation should be addressed.
ओके, आई थिंक वॉइस का कुछ इशू था। यहाँ पे देखिए करेक्ट आपका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर, यानी एक सेकेंड, हाँ करेक्ट आपका जो आंसर होने वाला है वो है थर्ड आंसर होने वाला है, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया प्रिवेल करेगा, कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल नहीं करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से देखना है। यानी कि एक और चीज समझ में आ गई है कि एक और ऐसा टॉपिक है जिसको एग्जाम में टच किया जाता है, वो है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल 17। आपने वो मांझी मूवी देखी होगी जो दशरथ मांझी के ऊपर बेस्ड थी, दशरथ मांझी की स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें आपको एक सीन याद होगा कि दशरथ मांझी जो है पहले अपना गांव छोड़ के चला जाता है, फिर उसके बाद वो गांव में वापस आता है, और कब आता है जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कैसे किया गया था, आर्टिकल 17 के अंदर पहले बोला गया कि भैया अनटचेबिलिटी को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके बाद स्पेसिफिक लॉ लेके आए, उस लॉ के बाद अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों के थ्रू, कहानी के थ्रू, मूवीज के थ्रू आप भी इन चीजों को याद कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है आर्टिकल नंबर 17। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The words socialist secular were inserted in the preamble of the constitution by which constitutional amendment? 41st amendment, 42nd amendment, 44th amendment, 46th amendment। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन, देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान करने वाला हो, है ना। तो अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत आ रही है तो ट्रस्ट मी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा है, ट्रस्ट मी, ये मैं आपको बोल सकता हूं। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी इशू आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 42nd 44th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड है ये पहले हमारे प्रियम्बल में नहीं थे, है ना। प्रियम्बल में इनको डाला गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which provision of the Constitution confers upon a High Court the power to punish for contempt of itself? Article 215, Article 217, 225, 226। अब देखो 226 को तो आप वैसे हटा सकते हो, रिट जुरिसडिक्शन, यानी कि आपको बाकी तीन के अंदर डिसाइड करना है कि क्या इसका होने वाला है आंसर। 10 सेकंड का टाइम रह गया है, क्विकली डिसाइड कीजिए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। कि 40 सेकंड का आपका टाइम था, अब 10 सेकंड बचे। क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो इसका आंसर होने वाला है, आर्टिकल 215। 215 के अंदर ये दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है आर्टिकल नंबर 215। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए उससे हमें घूम फिर के एक चीज समझ में आ रही है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट से लेके मैं आपको एक थोड़ा और क्लियरली बता देता हूं। हमारे आर्टिकल 1 से लेके
51A तक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले प्रीएम्बल भी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, अभी क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में से कि इन एरिया में से प्री के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमने एक और चीज आइडेंटिफाई की है, वो चीज क्या आइडेंटिफाई की है, लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स। और लैंडमार्क जजमेंट भी कौन से, एक तो होते हैं हमारे स्टैटिक जजमेंट्स, तो यानी कि जो पुराने हो चुके हैं, और अगर आपको नए देखने हैं तो लास्ट 2-3 ईयर के जजमेंट आपको जरूर पता होने चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो लास्ट 2-3 ईयर के आपको पता होने चाहिए, ओके। तो ये अभी तक हम एनालाइज कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट ईयर का भी पेपर देख लेते हैं, 2021 का। Under the Constitution of India, provision to disqualification on ground of defection is made in 9 schedule, 10 schedule, 11 schedule, 12th schedule. अब देखो 9 शेड्यूल को अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, तो आप फिर से इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट पता होना चाहिए। तो क्विकली बताइए, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। ओके, टाइम अप। यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन, कि किस ग्राउंड पे आप मेंबर अपने लेजिस्लेटिव मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। देखिए ये आर्टिकल, वो सॉरी, ये शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 2024 में जो आरजेएस मेंस कंडक्ट किया गया था, उसमें ऐसे राइटिंग के अंदर एक टॉपिक था जो इसी से रिलेटेड था, ठीक है, 10th शेड्यूल से, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इस शेड्यूल से रिलेटेड एक कहावत है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात पता हो, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बात ना पता हो। तो देखिए इस शेड्यूल से रिलेटेड एक कहावत है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो गूगल पर जाइए और ओरिजिन जानिए इस कहावत का, कि ये लाइन क्यों बोलना स्टार्ट की गई, आयाराम गयाराम, है ना। आपको पता चलेगा कि इस पूरी स्टोरी है, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, और कैसे ये जो हमारा 10th शेड्यूल है ये इंप्लीमेंट किया गया, ये क्यों एक्चुअल में बनाया गया और क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, इसके पीछे भी इस ही कहावत का, इस पूरी स्टोरी का जो है कनेक्शन है ना। तो देखिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो आपको एक बार अगर आप पढ़ लो तो फिर अगर आपने उनको इस तरीके से पढ़ा तो आप कभी भी वो चीज नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो आप जरूर सर्च करना, जरूर से देखना कि आयाराम गयाराम वाली जो कहावत है क्यों स्टार्ट की गई थी, क्या स्टोरी है इसके पीछे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, minimum number of judges of Supreme Court who are to sit in for the purpose shall be 3, 5, 7, 11. क्या आप लोगों ने गैस कर लिया इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्टिकल 143 से, लेकिन इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आर्टिकल 145 के अंदर।
आर्टिकल 145 में दिया हुआ है कि अगर आप 143 के अंदर प्रेसिडेंट कोई भी रेफरेंस जो है भेजते हैं तो उस रेफरेंस को हियर करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर जो है ना, वो कितना है 5। तो कम से कम 5 जजेस बेंच जो है उस रेफरेंस को सुनेगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If for a period of dash 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 a member of house of the legislature of a state without permission of the house is absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant. क्या आंसर होने वाला है इसका? लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 60 डेज। यानी कि अगर कोई भी, देखो स्टेट लेजिस्लेचर की बात चल रही है, कोई भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और वो विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस अगर 60 डेज तक मीटिंग से जो है एब्सेंट रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो जो सीट है वो वेकेट हो चुकी है। ओके, तो करेक्ट आंसर है 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड टेक्स इट्स रूट फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 30, आर्टिकल 39, 38, 39A। देखो अपन कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो आर्टिकल 51 जो है ना, 51A जो हमने डेडलाइन सॉरी ये लिमिट सेट की, उस कैसे भी करके हम घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन जो है यहां से आ ही रहा है ना, 51A से पहले आ ही रहा है। कोई से भी का क्वेश्चन हो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही ऐसा साल देखा है 2016 वाला जिसके अंदर इस लिमिट जो हमने सेट की है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके अलावा हर ईयर में इस लिमिट के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये आपका आर्टिकल 39 है। देखो मैं आपको मतलब किस तरीके से आपको समझाऊं ये कि ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो ट्रस्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 या 3 बार भी अच्छे से पढ़ा है ना, उसको इस किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू नहीं आने वाला है। 1-2 क्वेश्चन है जो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उन्हें सोचना पड़े बहुत ज्यादा। सारे क्वेश्चन क्या है 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ट्रस्ट में 15 से 20 सेकंड, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो 10-10 सेकंड में भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 10 सेकंड, तो जब आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप टाइम दे पाओगे। तो आपको जहां पर जरूरी नहीं है वहां पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The writ jurisdiction of High Court is wider than writ jurisdiction of Supreme Court. Examine the correct answer. Yes, Article 226 can be invoked to establish fundamental rights and any other right. Option number 2. No, Article 32 is wider. 3. Both jurisdictions are identical. 4. None of the above. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता है ना, जिनको इनका बेसिक नहीं पता वो जरूर कंफ्यूज होंगे। लेकिन जिनको, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की ABCD पता है ना, उनको इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू नहीं आने वाला है। हाँ, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ा ना उसको इशू आएगा। टाइम अप हो चुका है। देखिए यहाँ पे नॉर्मली जैसा मैंने बोला था कि बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज भी होंगे। अब कंफ्यूज कैसे होंगे? नॉर्मली दिमाग में क्या बात जाती है कि यार अगर आपको कंपेयर करना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की पावर ही ज्यादा होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं। जब भी हम रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 226 में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है और आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है उसमें से आर्टिकल 226 का ज्यूरिसडिक्शन बड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट्स, और अगर आपको कोई और दूसरा राइट भी वायलेट होता है तो आप क्या कर सकते हो,
रिट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 220 सॉरी आर्टिकल 226। लेकिन अगर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करना है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए, तो आप कब कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया गया है तब। ओके, ये आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं हम 2024 पे, लास्ट ईयर का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो मैं रिपीटेडली हर क्लास में बोलता हूं कि इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर लेना है कि आपको पता रहे कि आपको क्या ऑप्शन टिक करना है। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑफ द सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल। A member holding offices as deputy chairman of the council of state may at any time by writing under his hand address to the chairman resign his office. A member holding office as deputy chairman of the council of state may be removed from his office by resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council. Option number 4, a member holding office as deputy chairman of the council of state shall not be removed from his office except by any order of the president of India passed after an address by council of state supported by a majority of total member of ground on the ground of proved incapacity। देखिए जैसा मैंने बोलता कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, आपको 40 सेकंड से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ने में ही हमारे 40 सेकंड जो है पूरे एग्जॉस्ट हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कट शॉर्ट कर सकते हो, बहुत छोटे टाइम में समाप्त कर सकते हो, तो आपको उसको छोटे टाइम में ही करना है, ताकि जहां पर एक्चुअल में आपको जरूरत हो लंबा टाइम लेने की उस क्वेश्चन में, वहां पर आप एक्चुअल में क्वेश्चन के ऊपर टाइम दो। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, which of the following cases is related to the ambit of judicial review in the matter of appointment of judges to high courts under article 217 of Constitution of India? Anna Matthews versus Union of India, Anna Matthews versus Supreme Court of India, Anna Matthews versus President of India, Anna Matthews versus State of Kerala। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इससे सेकंड नंबर का ये वाला क्वेश्चन था, थर्ड नंबर का ये भी क्यों? क्योंकि देखो तीनों जगह ये नाम सेम है, अलग है ये वाले नाम, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? टाइम अप हो चुका है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर एक, और ये ऑप्शन कोई नहीं सोचेगा। लोग नॉर्मली कहाँ जाएंगे? या तो जाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया में या फिर जाएंगे स्टेट ऑफ केरला में, इसके ऊपर कोई नहीं जाने वाले, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट, Civil Procedure Code is included in which of the list of the Constitution of India? State list, concurrent list, union list, all of the above। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पता है, सीपीसी आपने ढंग से पढ़ा होगा तो भी आप कर दोगे इसका सॉल्यूशन। तो सीपीसी भी अगर आपने पढ़ा है तो यकीन मानिए इसका आंसर आपको पता है, और अगर इसका आंसर नहीं पता है तो आपका बेड़ा गर्क सीपीसी में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में। हार्श लग सकती है बात, खराब लग सकती है, ठीक है, थोड़ा सा ईगो भी हर्ट होगा आपका, लेकिन यकीन मानिए अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो दो सब्जेक्ट आपके गए, सीपीसी भी गया और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी गया। टाइम अप। कॉन्करेंट इज, देखिए क्यों ये मैंने बोला, अगर आपने सीपीसी सही से पढ़ा होगा तो उसमें नीचे अमेंडमेंट दिए होते हैं, तो स्टेट अमेंडमेंट भी वहां पर है, लेकिन हमें पता है कि सीपीसी किसने बनाया था? यूनियन के थ्रू बना है, ठीक है। ओरिजिनल सीपीसी तो अंग्रेजों ने बनाया था, किसी स्टेट ने तो बनाया ही नहीं है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि यूनियन के थ्रू भी उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। तो जब आपको दिख रहा है कि भैया उसमें यूनियन भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, यानी कि यूनियन की साइड से भी अमेंडमेंट हो रहा है और स्टेट की साइड से भी हो रहा है, तो यानी कि ये जो हमारा एक्ट है ना तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है और ना ही स्टेट लिस्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following judgment honorable supreme court declared that right to privacy is a fundamental right? अगेन देखो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको वापस सॉल्व करने की जरूरत है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस केस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये हमने देखा था 2017 में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases honorable supreme court held that there is no unqualified right to marriage and that same sex couple cannot claim this as a fundamental right?
सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष देसाई वर्सेस चीफ सेक्रेटरी एंड अनदर, डॉक्टर जय ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देव गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन ये हाल फिलहाल का आया हुआ जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। और जैसे मैंने बोला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जजमेंट कौन से याद करने हैं, स्टैटिक जजमेंट्स जो पुराने जजमेंट्स हैं, और रिसेंटली जो 2-3 साल के अंदर जजमेंट्स हुए हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए वो आपको याद रखने हैं। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था, है ना, तो इसीलिए पूछ लिया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पीवाईक्यू सॉल्व हो चुके हैं। आई होप ये जब हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। कैसे? पहली चीज, प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल 51A तक सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। पहली चीज हमने समझी, प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल 51A तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्टली हमने प्री के अकॉर्डिंग देखा कि जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये 5 चीजें तो हमने वो आइडेंटिफाई की जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया तो वो कौन सा? पहली चीज देखो, जो हम कोई भी एक्ट पास करते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए किस तरीके से पास होगा, जॉइंट सेशन क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 106 से लेके मेनली आपको 111 तक पता होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आर्टिकल 102 भी पता होना चाहिए, 105 भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 310, 311, 312, 313, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और आर्टिकल आपको पता होने चाहिए आपके इमरजेंसी वाले, ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक और चीज हम भूल गए, इसके अंदर शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल। यहां से ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक्स छाट के बताए, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। जो एडिशनल टॉपिक मैंने आपको बताए जिनसे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी आपको चीज पता होनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पे ये 106 नहीं 107, ठीक है, 102, 105, 107 से लेके 111, 310, 311, 312, 313 इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स, ये चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। और अगर आपने ये चीजें पढ़ ली तो यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा डिफिकल्टी आने वाली है ना। तो ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने में थोड़ा सा क्या बोलूँगा मैं, समय कम लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिली होगी ये वीडियो देख के। और वी सिंसियरली होप कि आप हमारे इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो। उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, उस सब्जेक्ट को समझने के बाद आप अपनी रिवीजन की जो प्रिपरेशन है उसको उसी तरीके से बनाओगे कि आप उन मेन जो आपकी कोर एरियाज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। वी सिंसियरली होप कि इन वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अल्टीमेटली जब आप 27 जुलाई को अग्नि परीक्षा में कूदोगे तो ये जो वीडियोस हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उस एग्जाम के अंदर। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।